क्या हम चित्तवृत्ति शब्द को स्मृति वृत्ति शब्द से बदल सकते हैं? अब उत्तर में दे दूंगा तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कल आप भूल जाएंगे। तो मुझे आप बताइए, चित्त में और स्मृति में क्या भेद है? चित्त की परिभाषा बताइए और स्मृति की परिभाषा बताइए। चित्त की परिभाषा बहुत सरल है, परामानसिक पराभौतिक नाद रचना है, ये चित्त है। स्मृति की परिभाषा और भी सरल है, वो नाद रचना है जिसमें संस्कार पड़े हों, संस्कार अर्थात छाप पड़ी हो। जैसे कि मैंने कहा था, जब आपने वो वीडियो पता नहीं देखा या नहीं, चित्त की परिभाषा करते समय, कि स्मृति वो है जिसमें नाद रचनाएं छाप छोड़ती हैं। चित्त केवल नाद रचना है, हो सकता है उसमें छाप न छूटे चित्त में। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा जो मैंने कहीं कभी नहीं दिया इस बोधिवार्ता में, संपूर्ण बोधिवार्ता में कभी मैंने वो बात कही नहीं। चित्त और स्मृति में भेद जो पूछना चाहता है वो काफी आगे पहुंच गया है। तो ये उदाहरण ऐसा है जैसे पानी है और बर्फ है। मुझे बताइए, पानी में और बर्फ में क्या भेद है? मूलभूत और ऊपरी क्या भेद है? ये बौद्ध मार्ग से आया है ये उदाहरण, या अद्वैत में भी नहीं मिलेगा। पानी में और बर्फ में क्या भेद है, कोई बता सकता है? रुख का भेद है, हाँ बिल्कुल सही है। समानता क्या है ये भी बता दीजिए। तत्व क्या है पानी और बर्फ का? यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये हमेशा के लिए आपका सवाल जो है समाप्त हो जाएगा। ये उत्तर आपको हमेशा के लिए आपके मन में बैठ जाएगा। हाँ, ये एक ही चीज है, बर्फ और पानी। बर्फ ठोस है, पानी का ही रूप बर्फ है, बर्फ पानी का ही परिवर्तित रूप है तो पानी। इसी तरह से संस्कार चित्त का परिवर्तित रूप है तो नाद रचना ही। पानी का क्या गुण है? बहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी उड़ जाता है, कभी जम जाता है। यदि नाद रचनाएं जम जाए तो स्मृति है, यदि बर्फ पिघल जाए चित्तवृत्ति है, जम जाए संस्कार है। बौद्ध मार्ग में 2 नहीं 3 रूप बताए गए हैं चित्त के, पानी, बर्फ और बादल। अभी कौन से मार्ग में मैं नहीं जानता, ये शायद तिब्बती मार्ग है या फिर महायान है, कोई मार्ग है। 3 रूप बताए गए हैं, पानी जो शुद्ध रूप है, बर्फ जमा हुआ रूप है, और बादल पानी बन सकता है, ध्यान रखें। अब आप इसकी उपमा इस तरह से ले सकते, बादल महातत्व है, बादल अस्तित्व स्वयं है, शून्यता है, शून्यता बादल है। मान लीजिए कभी कभी वो प्रकट हो जाती है पानी के रूप में, जब बादल घना हो जाता है, बरस जाता है पानी के रूप में, वो चित्त है, बहता हुआ दिखता है। चित्त शांत नहीं दिखता कभी, कभी कभी वो पहाड़ों पर गिरकर ठोस हो जाता है, वो संस्कार है। वो ये शरीर है आपका, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये शरीर वो शरीर, रूप ले लिया है उसने, वो स्मृति है। सब एक है, देखिए सब एक है, अलग अलग रूपों में आ रहा है। तो जब ये नाद छप जाता है संस्कार बनके, जैसे रेत में आपके पैरों के निशान छप जाते हैं, वो स्मृति कहलाएगी, वो नाद रचना है, स्मृति कहलाएगी। जब वहां प्रक्रियाएं चल रही हैं, नाद चल रहा है, वो चित्त कहलाएगा। जब प्रक्रियाएं वृत्त का रूप ले लेती हैं, यानी कि बार बार वही चलती है और एक सुगठित रूप से चलती है, व्यवस्थित रूप से चलती है, जैसे आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम चलता है। इसी तरह से जब नाद है इस तरीके से चलता है तो हम उसे वृत्ति कहते हैं। केवल नाद, उसको हम चित्त कह देते हैं। आप देखेंगे कि आपका कोई भी अनुभव ऐसा नहीं है जो चित्त से न बना हो, जो नाद रचनाओं से न बना हो। और आप देखेंगे कि करीब 99% अनुभव आपकी स्मृति से ही बने हैं। स्मृति में हम फंसे हैं, स्मृति में हम पड़े हैं। स्मृति नाद पे प्रक्रिया है, वो भी ठीक है, एक प्रक्रिया है जो सारे नाद को एक जगह जमा कर रही है, जो पानी को ठोस बना रही है। इसको कह सकते हैं स्मृति की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया को हम उल्टा कर दें तो क्या है? स्मरण है, याद आ जाता है। वो स्मृति क्या है? जैसे आप वीडियो को आपकी सीडी में लिखते हैं, अब सीडी बर्फ बन गई, जो वीडियो है वो बर्फ बन गया, सीडी के रूप में जम गया, स्मृति बन गया। ये प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, किसी लिखने की प्रक्रिया द्वारा। सीडी को आप पढ़ते हैं तो वही वीडियो वापस चलता है, वही सिनेमा वापस दिखता है। ये क्या? स्मरण है। बर्फ पानी बन गया। स्मृति को प्रक्रिया कह सकते हैं, लेकिन हम कहते नहीं है। स्मृति को चित्त ही कहते हैं हम कभी कभी, लेकिन ये हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जब मैं कहता हूँ जागृत स्मृति का हमें अनुभव हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसका अप्रोक्ष अनुभव ले सकते हैं। स्मृति को हटा के देखिए क्या अनुभव हो रहा है। कोई अनुभव नहीं होगा आपको, होगा भी तो उससे कुछ नक्शा नहीं दिखाई देगा। वो अनुभव बुद्धि के परे होगा, जो बिना स्मृति में जाए
बिना स्मृति के होता हो, जो अक्सर होता रहता है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मृति नहीं बनी। इस मनुष्य को, इस जीव को स्मृति के ही अनुभव होते हैं, ये उसकी सीमा है। अनुभवकर्ता को सब अनुभव होते हैं, लेकिन वो उसको समझना कठिन है। उस पर बुद्धि काम नहीं कर सकती। बुद्धि स्मृति पर ही काम करती है। जो मेरे स्मृति में है वो वही बुद्धि जान सकती है, कह सकते हैं आप। उस बुद्धि की सीमा में वही तक है। चित्त बहती हुई स्मृति है, क्या ये सही है? ये भी सही है। स्मृति से वृत्तियां जैसे ही उठती है, हम उनको चित्त के रूप में देखते हैं। जैसे वासनाएं उठी हैं, वो कहाँ से उठी है? स्मृति से उठी है। कारण शरीर, जिसको हमने कहा है, सभी शरीर स्मृतियां हैं। स्थूल शरीर भी एक स्मृति है। तो जैसे ही वृत्ति उठती है ये वासनाओं की, हम उसको चित्त कह देते हैं। ये चित्त वृत्ति है, ये नाद है, हम कहते हैं। और इसी तरह से महाचित्त से, विश्व चित्त से जो वृत्तियां उठ रही है, हम उसको जगत कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि बहती हुई स्मृति, गतिमान स्मृति चित्त हो जाती है। और जब वो वृत्तियां वापस नाद पर छप जाती हैं संस्कार के रूप में, वो स्मृति हो जाती है। जैसे अभी जो आपको अनुभव हो रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है, वो नाद मात्र है, वो पराभौतिक परामानसिक नाद मात्र है। लेकिन आपको कल तक याद रहेगा, हो सकता है परसों तक भी याद रहे। क्यों? क्योंकि कहीं जाके संस्कार बन गया है, ये नाद कहीं जाके स्मृति बन गया है। तो आपका प्रश्न ये था कि चित्त वृत्ति को स्मृति वृत्ति कह सकते हैं क्या? एक तरह की स्मृति में जो वृत्ति होती है, उसको आप चित्त वृत्ति कह सकते हैं। एक या दो तरह की वृत्तियां जो स्मृति बनाती है, जो स्मृति का स्मरण दिलवाती है, इस तरह की वृत्तियां जो हैं, आप कह सकते हैं चित्त वृत्ति है। लेकिन संपूर्ण स्मृति को चित्त वृत्ति नहीं कह सकते आप। चित्त में बहुत सी वृत्तियां हैं, स्मृति एक है। ध्यान न दे तो भी स्मृति बनती है, लेकिन ध्यान में अच्छी स्मृति बनती है, पूरी स्मृति बनती है। नाद रचना नियमबद्ध बदलाव है। जहां नियम आ गया वहां सूचना है। सूचना ही स्मृति है, इसलिए स्मृति मूल तत्व है और चित्त उसका बहता रूप है। इसमें क्या गलत है? मेरे हिसाब से चित्त मूल है और स्मृति उसका रूप है, ठीक उल्टा है। लेकिन आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्मृति में जो बदलाव आ रहे हैं वो चित्त वृत्ति है। लेकिन यदि स्मृति बदल गई तो फिर वो स्मृति नहीं कहलाएगी। जो पुस्तक में लिखा है, यदि वो बदल जाए पढ़ने से, तो फिर वो पुस्तक नहीं कहलाएगी। ध्यान रखें इस बात। यदि आपने वो पानी और बर्फ ये उपमा ध्यान रख ली, तो आपको फिर कभी इसमें भ्रम नहीं होगा कि स्मृति क्या है और चित्त क्या है। इतना याद रख लीजिए। हाँ, स्मृति बर्फ है, चित्त पानी है। कभी कभी बर्फ पानी बनेगा, कभी कभी पानी बर्फ बनेगा, लेकिन वो एक वृत्ति है। मूल तत्व पानी है, मूल तत्व नाद है। कभी वो जमेगा, कभी उड़ जाएगा। एक बात बड़ी देखने वाली है कि इस अस्तित्व में सब कुछ स्मृति है, सब कुछ स्मृति ही है। हम उसको नाद क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो कब क्या स्मृति प्रकट हो वो पता नहीं चलता। लेकिन ये समझना बड़ा कठिन है और आपका ये अनुभव भी ऐसा नहीं कहता। इसलिए हम इसकी परिभाषा ऐसे करते हैं कि अस्तित्व में नाद है। नाद, उसमें अनंत संभावना है नाद में कुछ भी होने की और किसी भी रूप में प्रकट होने की, और कभी कभी वो स्मृति के रूप में प्रकट होता है। तो यदि आप स्मृति के स्तर से शुरू करेंगे तो भी सही है। फिर आपको चित्त को भूलना पड़ेगा कि चित्त भी कोई चीज है। चित्त को भूलना पड़ेगा, पानी को भूलना पड़ेगा और बर्फ से ही काम चलाना पड़ेगा। चित्त के अस्तित्व के लिए भी नियम सूचना चाहिए। ये सूचना व्यवस्थित है, कोई स्मृति होनी चाहिए। तो आपकी ये बात भी सही है कि जो चित्त वृत्ति है वो यदि नियमित होगी तो किसी न किसी स्मृति से आ रही होगी, व्यवस्थित होगी तो किसी न किसी स्मृति से आ रही होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि आपने चित्त का अर्थ मानव चित्त से लगा लिया है। मनुष्य में जो चित्त है वो बड़ा नियमित है, बड़ा व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि स्मृति से आ रहा है, सीधे वृत्तियां किसी स्मृति से चल रही है। लेकिन विश्व चित्त को देख लीजिए आप। विश्व चित्त में स्मृतियां भी हैं और स्वतंत्र नाद भी है। कभी कभी मैं उसको विश्व स्मृति कहता हूँ, जो कि मैंने अंग्रेजी के जो श्रृंखला है उसमें विश्व स्मृति का नाम दिया, मैंने विश्व चित्त का नाम नहीं दिया। तो वहां पर आप मान सकते हैं कि चित्त ही स्मृति है। लेकिन अक्सर हम ये कहते हैं कि विश्व चित्त में सभी संभावनाएं हैं और कुछ संभावनाएं विश्व स्मृति के रूप में प्रकट हैं।
और यदि वो स्मृति के रूप में है तो व्यवस्थित दिखाई देती हैं, व्यवस्थित हैं तो उनका अनुभव होता है, उनका अर्थपूर्ण अनुभव होता है। अर्थपूर्ण वृत्तियां जब चलती हैं तो हम उसको जीवन कहते हैं। तो इस तरह से हम पहुंचे यहाँ तक। मनुष्य चित्त में बहुत सारी वृत्तियां जो है सुव्यवस्थित है, अर्थात वो स्मृतियों से आ रही है, अर्थपूर्ण है, इसीलिए मनुष्य जीवन अर्थपूर्ण है, इसीलिए ये अनुभव अर्थपूर्ण है। लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है जो हमें न दिखाई देता है न समझ में आता है। मनुष्य चित्त में हो रहा है, विश्व चित्त में भी हो रहा है, उसका कुछ अर्थ नहीं है और वो जागृत स्मृति में जा नहीं पाता, क्योंकि जागृत स्मृति वही स्वीकार करती है जो उसको समझ में आता है, जो बुद्धि को समझ में आता है, जो उसका पहले से जो स्मृति में पड़ा है उसके अनुसार जो अनुभव है वही स्वीकार किए जाते हैं। और इसीलिए हमको बार बार वही अनुभव होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कुछ नया होता है। यहाँ पर आपको मनुष्य का जो चित्त है, जो फंसा है, जो एक रचना है, जो एक स्तरीय रचना है, और चित्त, उसमें भेद करना पड़ेगा। इन दोनों में भेद करना पड़ेगा। चित्त के अस्तित्व के लिए भी स्मृति चाहिए। हाँ, जो जीव का जो चित्त है, जो मनुष्य का चित्त है, वो तब तक वो वृत्तियां नहीं चलेंगी जब तक स्मृति से ना आ रही हो। स्मृतियां बनाने के लिए क्या चाहिए, कोई बताएगा? ये स्तरीय रचना जो मनुष्य में दिखती है उसके लिए क्या चाहिए? पहले क्या होना चाहिए, स्मृति या कुछ? हाँ, चित्त पहले होना चाहिए। आप मनुष्य में जो वृत्तियां चलती है चित्त की, या मनुष्य का जो चित्त है, उससे संपूर्ण चित्त का अर्थ ना लगा लें। दोनों में भेद है। ऐसा क्यों हुआ कि हम मनुष्य के चित्त को भी चित्त कहते हैं, विश्व चित्त को भी चित्त कहते हैं, महाचित्त को भी? ऐसा क्यों है? क्योंकि है तो एक ही, मनुष्य के रूप में थोड़ा व्यवस्थित हो गया है। मनुष्य के रूप में वो रचना स्तरीय हो गई है। कई तरह की स्मृतियां जमा हो गई हैं वहां। कारण शरीर से लेके स्थूल शरीर तक कई तरह की परतें जमा हो गई। बस है तो वही नाद है जो पहले से है। किस पर संस्कार पड़ेंगे, स्मृति बनेगी कैसे यदि नाद ना हो? चित्त की परिभाषा हमेशा ध्यान रखिए। चित्त की परिभाषा है पराभौतिक परमानसिक रचनाएं। बदलाव, सबसे जो सरल बदलाव है, दो अवस्थाओं में बदलाव, वो नाद है। इनसे जो रचनाएं बनती बिगड़ती हैं वो चित्त है। जब भी रचनाएं अच्छा रूप ले लेती है, व्यवस्थित रूप ले लेती है और थोड़ी देर टिकती है, वैसे तो कोई भी स्मृति टिकेगी नहीं, सभी परिवर्तनशील है। थोड़ी देर तो टिकती है लेकिन, और उसको हम स्मृति कहते हैं। ये स्मृतियां एक स्तरीय रचना में अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है। स्वयं संगठन के द्वारा स्वयं रचित होती है ये, और इसी को हम जीव कहते हैं, या फिर मानव जीव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। मनुष्य भी आता जाता है, जब तक इस रूप में है तब तक वो मनुष्य है। मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या है? वो स्मृति है, वो कुछ और है। इसलिए मैंने हमेशा जीव का उपयोग किया है। मनुष्य का शब्द का उपयोग बहुत ही कम करते हैं हम। जब पूरी तरह माया में होते हैं हम, तब मनुष्य शब्द का उपयोग करते हैं। तो मनुष्य का चित्त संपूर्ण चित्त नहीं है, मनुष्य की स्मृति संपूर्ण स्मृति नहीं है, बहुत कुछ है। यदि आप चाहें तो सब कुछ स्मृति की तरह देख सकते हैं। कुछ स्मृतियां जल्दी बनती बिगड़ती दिखेगी, कुछ स्मृतियां लाखों हजारों वर्ष तक चलती हुई दिखेंगी, और कुछ स्मृतियों में वृत्ति दिखेगी जो आप कह पाएंगे कि हाँ, ये बहता हुआ पानी है, देखिए बर्फ में से ही आ रहा होगा। वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी सब सही है। लेकिन हमें कोई एक, जो आप कहते हैं ना, कन्वेंशन, एक व्यवस्था हमें अपनानी पड़ती है सिखाने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, कि भाई देखो ये इसकी ये परिभाषा है, अब इसके आगे हम इसको यही कहने वाले हैं और कुछ नहीं। मैं जब चित्त कहूंगा तो उसका अर्थ स्मृति नहीं लेना है, जब मैं स्मृति कहूंगा तो उसका अर्थ चित्त नहीं लेना है। जो परिभाषित है वही लेना है। उससे समझना बड़ा आसान हो जाता है, उससे ज्ञान का जो प्रसार है वो हो सकता है। यदि मैं आज आके आपको स्मृति के बारे में कुछ बताऊं, कल वो शब्द हटा दूं, कुछ और बोलूं, तो फिर शायद ही कुछ समझ में आएगा किसी के। तो यदि आप व्यवस्थित रूप से जाना चाहते हैं तो परिभाषाएं अपना लें अभी से। जैसे ही परिभाषित होता है कुछ लिख के रख लें उसको भूलें नहीं। है तो सब वो बराबर, सब कुछ पानी है, देखिए सब कुछ बादल है लेकिन हम जब उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, जब उसका ज्ञान लेना चाहते हैं, तो हमें परिभाषित करना पड़ता है। परिभाषा से चिपके रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब तक आप मार्ग नहीं छोड़ देते तब तक आपके लिए आवश्यक है कि उस परिभाषा से, उस परंपरा से चिपके रहना।
नाद सदा व्यवस्थित होगा या अव्यवस्थित भी हो सकता है, क्योंकि यदि नाद व्यवस्थित है तो वो व्यवस्था कहीं रुकनी चाहिए, स्मृति चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यदि नाद व्यवस्थित हो गया तो हम उसको स्मृति कह देंगे। यदि वो जम गया, संस्कार हो गया, तो हम उसको स्मृति कह देंगे। वो नाद हो गया, फिर वो नाद स्मृति हो गई। फिर स्मृति भी नाद से बनी है, चित्त भी नाद से बना है, चित्त वृत्ति भी नाद है, ये स्तरीय रचना भी नाद है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाद नहीं है। पदार्थ भी नाद है, आपकी भावना, आपके विचार भी नाद है। एक ही है जो अलग अलग रूपों में दिखता है। जैसे इस संगीत में 7 स्वर है, वो क्या है? वो स्वर, वो नाद है। लेकिन गीत कितने हैं, गाने कितने हैं, धुनें कितनी है? अनंत है। राग कितने हैं? अनंत है। वो 7 स्वरों का नाद कितने रूपों में दिखता है? अनंत रूपों में दिखता है। वही स्वर आप वीणा पे बजा सकते हैं, वही स्वर सितार पे, वही पियानो पे, वही तबले पे। ये अलग अलग रूप हैं बस, और इन्हीं के अनुभव हमें होते हैं। इन्हीं के अनुभव हमें होते हैं। अब वो इतने अनंत रूप ले सकता है, लेकिन अनुभव हमारे सीमित हैं, क्योंकि इंद्रियां सभी अनुभवों को नहीं देख पाती। इंद्रियां सभी अनुभवों को ग्रहण नहीं कर पाती, सीमित हो गए अनुभव। लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं है। बहुत से लोग पूछेंगे 7 ही रंग क्यों हैं, और सारे रंग 7 को मिलाने से ही क्यों बनते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि उस इंद्र की इतनी सीमा है। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और इंद्रिय नहीं हो सकती जिसमें 70 रंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इंद्रियों की भी कोई सीमा नहीं है। जैसा शरीर होगा, जैसी आवश्यकता होगी उस जीव को, वैसी इंद्री बन जाएगी, वैसा रूप ग्रहण कर लेगा वो जीव। खेल चलता है, अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। स्मृति का खेल है, नाद का खेल है।